Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Teach Canvas. So in today's video we will discuss how to make a lesson plan of English. Okay, but before start the video let me clear one thing, that in English we have two formats of the English lesson plan, one for the prose and one for the poetry. Okay, so now let's start the video. तो जो हमारी बेसिक जनरल एंट्रीज़ हैं वो सेम ही रहेंगी, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, ब्रांच, पीरियड एंड ड्यूरेशन. सब्जेक्ट में आप जैसे मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब हम इंग्लिश का बना रहे हैं तो इंग्लिश मेंशन कर देंगे, एंड जब ब्रांच में इसमें अगर आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो प्रोज मेंशन करेंगे, एंड अगर आप पोएम पढ़ा रहे हैं तो आप पोइट्री मेंशन कर देंगे. ओके, देन टॉपिक. तो टॉपिक में जैसे ये मैंने फेयर प्ले का बनाया है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टोरी काफ़ी शॉर्ट है, आपको लग रहा है उसमें से एक ही लेसन प्लान बनेगा, तो आप सिंपल उस स्टोरी का जो नाम है वो मेंशन कर देंगे. बट अगर आपको लगता है कि स्टोरी काफ़ी बड़ी है तो उसमें से आप 2 या 3 पार्ट्स में उसको पढ़ाएंगे. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ देख सकते हैं आप कि आप मेंशन करेंगे स्टोरी का नेम और पार्ट 1. फिर अगर आप उसमें से दूसरा लेसन प्लान बना रहे हैं तो देन अगेन स्टोरी का नेम एंड पार्ट 2. और अगर 3 या 4 आप बना रहे हैं तो पार्ट 3 एंड 4. इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे. ठीक है, फिर आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स. ये हमारे सेम ही रहेंगे. आप कोई भी इंग्लिश का प्रोज के लिए ये हैं, पोइट्री के लिए अलग से मतलब दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको नहीं मेंशन करेंगे वहाँ पे. तो प्रोज के लिए जब भी आप कोई भी स्टोरी का इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप एज इट इज़ सेम ये वाले ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं. देन इसके बाद आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. ये भी ऑलमोस्ट हमारे सेम ही रहते हैं. आप एज इट इज़ इनको ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको यहाँ स्टोरी का नेम चेंज कर देना है. जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, तो आप यहाँ नेम मेंशन कर सकते हैं फेयर प्ले इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है ना, और पार्ट 1. और फिर अगर पार्ट 2 है तो देन से इन द स्टोरी फेयर प्ले पार्ट 2. इस तरीके से बाकी आप एज इट इज़ इनको भी लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे. इसके बाद हमारा आता है टीचिंग एड. टीचिंग एड में हम फ्लैश कार्ड्स प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के लिए और जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स. अगर आपको लगता है कि आप स्टोरी टेलिंग जब आप स्टोरी को समराइज़ करते हैं लास्ट में जब एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको अगर लग रहा है कि आप उसको पपेट के थ्रू काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप यहाँ पे पपेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. और एक स्टोरी के लिए फॉर्मेटिंग टाइप कि आपने स्टोरी का पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में उसको ले सकते हैं आप, तो आप उसके थ्रू बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले ये हुआ देन ये हुआ. फिर मतलब एक ना सामने एक पिक्टोरियल फॉर्म में रहेगी चीज़ें, तो मतलब बच्चों को मज़ा भी आएगा. तो आप और भी कोई क्रिएटिव तरीके से अगर आपको लग रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के लिए था. अगर इसके लिए भी आपको कुछ और आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर. देन वार्मिंग अप एक्टिविटी. उसके बाद हमारा आएगा प्रीवियस नॉलेज. प्रीवियस नॉलेज में जैसे कि फेयर प्ले, तो बच्चों को थोड़ा राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट पता ही रहता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत, तो वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे. देन उसके बाद हमारे आएंगे फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, या आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो बच्चे अपना बता देंगे, ठीक है ना. कुछ भी आप पूछ लीजिए जैसे भी आपको ठीक लगे, या हाउ मेनी बेस्ट फ्रेंड्स यू हैव. ओके, इस तरीके से तो बच्चे आंसर करेंगे. देन आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट विल यू डू इफ़ योर फ्रेंड्स आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो फिर देन वो अगेन उसको आंसर करेंगे. और ये भी सेम वैसे ही, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है. बट जो क्वेश्चनिंग यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं वो आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाएं, मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का, बट ये क्वेश्चंस में लिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, लिंकेज होनी चाहिए इनके बीच में. जैसे पहले वाले क्वेश्चन का जो बच्चे आंसर कर रहे हैं तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो उस आंसर से ही लिंक करता हुआ होना चाहिए. ओके, देन फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, इफ़ योर फ्रेंड इग्नोर्स योर एडवाइस देन व्हाट वुड यू चूज़, फ्रेंडशिप और जस्टिस. इस तरीके से आप पूछ सकते हैं. तो जस्टिस मे बी बच्चों को नहीं उतना पता होगा, तो फिर आप उसके बाद में छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे देंगे बच्चों को. सो स्टूडेंट्स वी शुड ऑलवेज चूज़ जस्टिस ओवर फ्रेंडशिप और एनी अदर रिलेशनशिप. सो देन आप एक्सप्लेन कर देंगे उनको
ये क्लैरिफिकेशन अगर आप अलग से देना चाहें तो इतना पार्ट हम क्लैरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। देन जो यहाँ से है टुडे वी विल रीड अ स्टोरी फेयर प्ले पार्ट 1, ये आप स्टेटमेंट ऑफ एम मतलब अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको क्लैरिफिकेशन अलग से प्रॉपर हेडिंग नहीं डालनी तो आप जस्ट स्टेटमेंट ऑफ एम डाल के उसी में क्लैरिफाई कर दीजिए पहले थोड़ा सा। देन फिर सो आर स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द फ्रेंडशिप एंड जस्टिस, तो टुडे वी विल रीड अ स्टोरी फेयर प्ले पार्ट 1, इस तरीके से। ओके, देन इसके बाद हमारा आएगा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। तो जैसे हम बाकी जो मैंने लेसन प्लान्स डिस्कस करे अभी तक एसएसटी के, उनमें हम ये टीचिंग पॉइंट में जो भी हमारा टीचिंग पॉइंट होता था हम जो डिसाइड करते थे वो मेंशन करते थे। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इसमें ना हमें स्टेप बाय स्टेप यही फॉलो करने हैं। मतलब ये हमारे जो टीचिंग पॉइंट्स हैं ये सेम ही रहेंगे, सिमिलर हर एक स्टोरी के लिए। और जो डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज है वो भी सेम ही रहने वाला है हर एक स्टोरी के लिए, आपको एज इट इज़ सेम ही लिखना है। और टीचिंग मेथड्स भी सेम ही रहेंगे, मतलब ये पूरा सेम ही रहेगा, आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। बस आपको चेंजेस क्या करने हैं, स्टोरी के नेम में चेंजेस करने हैं। जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो जो भी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो चेंज करना है। अगर आप कोई दूसरा टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो, या फिर कोई टीचिंग एड आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बस आपको चेंज करना है। बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, एज़ इट इज़ ही ये पूरा रहेगा हर एक स्टोरी के लिए, ठीक है ना। तो पहला हमारा क्या स्टेप है, मॉडल रीडिंग। देन फिर हमारा सेकंड स्टेप है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल विद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। मॉडल रीडिंग में आप पहले जाके क्लास में जितनी भी हम स्टोरी का पार्ट पढ़ाने वाले हैं, जैसे काफ़ी बड़ी स्टोरी है तो आप एक दिन में तो नहीं कवर करेंगे पूरी, तो आप जितना भी पार्ट पढ़ा रहे हैं उसकी पहले मॉडल रीडिंग करेंगे, आप खुद जाके पढ़ेंगे उतने पार्ट को। उसके बाद आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं स्टोरी में, तो क्योंकि उसके बाद हम बच्चों से रीडिंग करानी होती है, तो पहले आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बच्चों को सिखा देंगे कि कैसे कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करना है, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन सिखाने के बाद में फिर हम इमिटेशन रीडिंग कराएंगे। इसमें मतलब हम क्या करेंगे, बच्चों से रीडिंग कराएंगे, फिर बच्चे रीड करेंगे उस स्टोरी के पार्ट को। आप चाहें तो एक दो बच्चों से थोड़े 2-3 लाइन्स करा लिया, एक पैरा करा लिया, देन फिर दूसरे किसी बच्चे से दूसरा पैरा करा लिया। और आप सेम भी करा सकते हैं, एक ही पैराग्राफ को आप 2-3 बच्चों से भी करा सकते हैं, ताकि क्लास थोड़ी सी ना इंगेजिंग रहे और बच्चे सुने भी ध्यान से और उनकी रीडिंग स्किल्स भी डेवलप हों। ओके, फिर हम एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसमें आप वर्ड मीनिंग्स बताएंगे बच्चों को। जो भी स्टोरी में आपको लग रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग बच्चों को नहीं पता, तो आप बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स कराएंगे इसमें। ठीक है, इसके लिए भी आप मतलब डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सिनोनियम यूज़ कर सकते हैं, एंटोनियम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर जैसे एंग्री हो गया तो एंग्री में तो हम ईज़िली कर सकते हैं कि इनेक्ट कर सकते हैं बच्चों को। लाइक हम इनेक्ट करेंगे, देन बच्चे गैस करेंगे कि मैं क्या मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन है आपका। तो आप पूछेंगे फिर बच्चों से, ओके नाउ टेल मी व्हाट विल आई डू, ठीक है ना। तो सॉरी, ओके टेल मी व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना। तो फिर बच्चे बोल देंगे यू आर एंग्री, या फिर जो भी वो बोलें तो फिर आप उन्हें समझा देंगे, ठीक है एंग्री का मतलब ये होता है, इस तरीके से। इसमें आप बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ कर सकते हो, सिमिलर वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें, पिक्चर्स भी लेके जा सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके थ्रू आप ये वर्ड मीनिंग्स बच्चों को समझाएंगे, आप डायरेक्ट जाके नहीं बताएंगे कि इसका मतलब ये होता है। तो थोड़ा सा क्लास को, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा टीचिंग एड तो ऐसा सच कुछ है नहीं, डिफ़िकल्ट जब प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं तो वहाँ पे बस फ्लैश कार्ड वाला है थोड़ा सा, और यहीं पे यही पार्ट है कि आप यहाँ पे क्लास को थोड़ा सा इंगेजिंग बना सकते हैं, ठीक है ना। और बच्चों को मीनिंग याद भी रहें, तो आप थोड़ा क्रिएटिव अगर कर पाएँ तो ये पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे साइलेंट रीडिंग। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो फॉर्मेट है ये 6 to 8 क्लास के लिए है, क्योंकि जो 1st to 5th क्लासेस होती हैं उनमें हम साइलेंट रीडिंग वाला ये स्टेप नहीं होता है, ठीक है ना। ये 6 to 8 क्लास वाली जो फॉर्मेट है इंग्लिश का, उसमें ये उसके लिए है ये वाला फॉर्मेट। तो उसमें साइलेंट रीडिंग होती है, क्योंकि बच्चे वहाँ उतने बड़े होते हैं कि वो स्टोरी को थोड़ा पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ पाएँ, आइडिया ले पाएँ कि स्टोरी किस बारे में है या फिर क्या क्या, तो थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो हम बच्चों से बोलेंगे, ठीक है कि नाउ रीड द स्टोरी, ठीक है ना। तो फिर वो साइलेंटली उस स्टोरी को पढ़ेंगे, जो भी उनको समराइज़ कर पा रहे हैं वो जैसे भी उसको अपने माइंड में, तो पहले उसे पढ़ लेंगे। जब वो उसको पढ़ लें तो उसके बाद आप उनसे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करेंगे,
ठीक है। तो और हाँ, अच्छा यहाँ पे क्या मेंशन कर देना है आपको, जैसे स्टोरी काफ़ी बड़ी है तो आप स्टोरी का कितना पार्ट करा रहे हैं आज, मतलब इस एक क्लास में। तो वो आप जैसे मैंने यहाँ से जुम्मन शेख से लेके ये इट्स लिमिट्स तक कराया था, तो अगर आप भी ऐसे मेंशन कर दीजिए कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आज कवर करूँगी, ठीक है ना। तो उससे टीचर को आइडिया रहता है कि ठीक है इतना पार्ट कवर कर रहे हैं आप। तो क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, जो स्टोरी बच्चों ने अभी साइलेंट रीडिंग की है तो उनको थोड़ा आइडिया तो रहेगा कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं या स्टोरी किसके बारे में है, किसने किससे क्या बोला, थोड़ा थोड़ा आइडिया उनको रहेगा। तो फिर आप उनसे उसी पैरा से जितना आप पढ़ाने वाले हैं क्लास में उससे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ लेंगे। क्वेश्चंस पूछने के बाद बच्चे जब आंसर कर देंगे फिर आपका पार्ट आ जाएगा, आप एक्सप्लेन करेंगे फिर स्टोरी को। जब बच्चों ने आंसरिंग कर दी फिर आप बस अपना जो स्टोरी है, जितनी आप हाफ पार्ट या पूरी स्टोरी है, जितना भी आप उसका 1/3 पढ़ाना चाह रहे हैं उतने पार्ट को बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेनेशन में एज सच मैंने यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ किया, मैंने तो डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया था। बट अगर आपके पास और अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं तो लाइक आप इसके लिए जैसे मैंने भी पहले बताया ना कि पिक्टोरियल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, कि लाइक एक बड़े से चार्ट पे आप लेके जा सकते हैं बड़े बड़े पिक्चर्स स्टोरी के, तो उसके थ्रू बच्चों को भी थोड़ा आइडिया रहेगा कि अच्छा इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इस तरीके से। और आप इसके लिए लाइक मॉडल तो नहीं यूज़ कर सकते, इसी तरीके से आपके पास अगर और कुछ है आप रोल प्ले टाइप भी कंडक्ट करा सकते हैं क्लास में, कि जो जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में आप उनके लाइंस प्रोवाइड कर दीजिए, तो एक रोल प्ले टाइप छोटा सा करा सकते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद में ये मैंने इसको क्योंकि काफ़ी बड़ी स्टोरी थी, मैंने इसको सिर्फ 3 पार्ट में कवर किया था, इसके अभी 2 पार्ट और थे, लेसन प्लान 2 और हैं मतलब इस स्टोरी के। तो मैंने यहाँ पैरा वाइज किया था ये एक्सप्लेनेशन। आप चाहें तो पूरा, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इतना बार बार एक एक या 2 पैराग्राफ में करें। जैसे मैंने यहाँ ऊपर सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड पैरा लिया था, फिर उसको पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने थर्ड एंड फोर्थ पैरा लिया था। आप चाहें तो पूरा एक साथ सिंपल जितना भी पढ़ा रहे हैं वहाँ से वहाँ तक पूरा लेके और शॉर्ट में उसको समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इतनी कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल आप डायरेक्ट मेंशन कर दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ाएंगे और पूरा उनसे 2-3 क्वेश्चंस पूछिए, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए उसको, उस पार्ट को, स्टोरी के पार्ट को ईजिली, ठीक है। और फिर आप वहाँ पे बोल सकते हैं लाइक जैसे कि अब स्टोरी हमारी कंप्लीट तो नहीं हुई क्लास में, तो हम बच्चों को थोड़ा बता देंगे कि स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। और अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्या है कि इसके बाद में जैसे जो हमारा लास्ट स्टेप है कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन, तो ये मेरा इसके क्योंकि हमने 3 पार्ट्स में इसको बनाया है, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स और आप ऐड कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज वर्क आ जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लैंग्वेज वर्क हो रहा है इस पार्ट में, ठीक है ना, तो आप उनसे सिनोनियम्स या फिर एंटोनियम्स टाइप कुछ पूछ सकते हैं, लैंग्वेज वर्क वाला पार्ट। और आपको लग रहा है कि कोई वैल्यू इनकलकेट हो रही है इस पार्ट से बच्चों में, ठीक है ना, कोई वैल्यू डेवलप हो रही है, तो आप वो वैल्यू इनकलकेशन लिख के और वहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप मेंशन कर सकते हैं कि बच्चों में ये चीज़ डेवलप होगी या वो फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, इस तरीके का कुछ, अगर आपको लग रहा है हो रहा है तो। अगर नहीं हो रहा तो आप बस जैसे जब हम हाफ ही कंप्लीट कर रहे हैं स्टोरी तो इतना छोड़ देंगे, और उसके बाद में जब हम नेक्स्ट पार्ट बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर जैसे सेकंड पार्ट में भी कोई वैल्यू इनकलकेशन नहीं हो रहा या फिर कोई लैंग्वेज वर्क नहीं है, तो जो हम जो एलपी बनाएंगे चैप्टर का पूरा एट लास्ट पार्ट 3 जिसमें पूरी स्टोरी कवर करेंगे, तो हम वहाँ पे वैल्यू इनकलकेशन की इस स्टोरी से बच्चों में कौन सी वैल्यू इनकलकेट हुई और लैंग्वेज वर्क वो मेंशन करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज़ जैसे अगर हमने उसे 2-3 पार्ट में किसी स्टोरी के एलपी को बनाया है तो इतना यहाँ तक छोड़ के आप देन रिकैप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्ट, जितना भी आपने पढ़ाया उससे रिकैप क्वेश्चंस एंड होमवर्क, दैट्स इट, ठीक है। ओके, thank you so much. If you found my content useful then please like, share and subscribe my YouTube channel.